हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टार्टअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर यूपीटीजीटी साइंस का पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ और आपको पता होगा यूपीटीजीटी साइंस में दो सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, मैं यूपीटीजीटी का ऑफिशियल सिलेबस फिजिक्स और केमिस्ट्री का अपने चैनल पर कवर करा रहा हूँ और मैं हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम के लिए दोनों के लिए सेपरेट वीडियोस डालता हूं और सेपरेट वीडियो डालता हूं, नोट्स की अलग, प्रैक्टिस क्वेश्चन की अलग वीडियो। तो किसी भी टॉपिक के मैं पहले नोट्स आपको देता हूं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं। ये हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी अलग अलग कंटेंट होता है। यानी हिंदी मीडियम के लिए पूरा कंटेंट हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश मीडियम के लिए पूरा कंटेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही सिंपल होती है। एक वीडियो में ज़्यादा कंटेंट ना देके बहुत छोटा कंटेंट देता हूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि एक टॉपिक जो भी मैं देता हूँ मैं उसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता हूँ ताकि उसको आपकी उस टॉपिक पर आपकी पूरी समझ बन सके। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको पता लग जाता है कि मेरा ये टॉपिक कितना तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं अपने चैनल पर सिलेबस कवर करा रहा हूँ और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, क्योंकि इससे बेहतर तरीका आपको शायद और किसी यूट्यूब चैनल पर ना मिले। आपको यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल सकते हैं, टॉपिक्स मिल सकते हैं या फिर नोट्स मिल सकते हैं, कोई एक चीज़ मिल सकती है, लेकिन मेरे चैनल पर हिंदी मीडियम के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम के लिए नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एक ही चैनल पर। तो इसलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना जिन्हें यूपीटीजीटी साइंस का सिलेबस कवर करना है। एक बात और है, देखिए, साइंस तो ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आपके सारे कंपटीशन लेवल में जरूर आता है। मतलब जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उन समय भी साइंस का टॉपिक जरूर आता है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर किसी को अपना साइंस का जो टॉपिक है वो क्लियर करना है, वो भी इन वीडियोज़ को देखकर कर सकता है, क्योंकि मैंने वीडियोज़ एक एक टॉपिक की डिटेल में बनाई है। सारा कंटेंट बहुत वेरीफाइड कंटेंट है, बहुत अच्छे से क्वालिटी कंटेंट आपको दिया है। तो फिर शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये यूपीटीजीटी फिजिक्स के रिलेटेड वीडियो है और इस वीडियो में टॉपिक है परमाणु एवं नाभिकीय भौतिकी। परमाणु एवं नाभिकीय भौतिकी का ये पार्ट नंबर 3 का वीडियो है। यानी इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं जिनकी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप उन्हें प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। यूपीटीजीटी फिजिक्स की हिंदी की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी। तो आज के भाग 3 में हम क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं वो देखते हैं। तो ये टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, सबसे पहले नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन से रिलेटेड एक और चीज़ आती है, परमाणु रिएक्टर, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद आता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया क्या होती है वो देखेंगे। फिर आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो किस टाइप से बनती है और वो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन किससे ज़्यादा रिलेटेड है, कितनी वो एनर्जी बनती है, कौन सी रिएक्शन उसमें होती है वो देखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आता है कृत्रिम रेडियोधर्मिता। कृत्रिम रेडियोधर्मिता मतलब आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, यानी आर्टिफिशियल तरीके से किसी पदार्थ में से अल्फा या बीटा कण निकाल के या फिर उनमें कण जोड़ करके किस तरह से हम नए तत्व बना सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, नाभिकीय विखंडन। देखिए, विखंडन का मतलब होता है टूटना। विखंडन का क्या मतलब होता है? टूटना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, टूटना। ठीक, तो 1938 में ओटोहन और फिट स्ट्रेसमैन ने समझाया कि नाभिकीय विखंडन का अर्थ है नाभिक का 2 समान भागों में टूटना। तो नाभिकीय विखंडन का अर्थ क्या हुआ कि नाभिक 2 समान भागों में टूट जाता है। तो नाभिकीय विखंडन भी इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब भारी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तब वे 2 नाभिकों में विभक्त हो जाते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। देखिए, अब कोई भारी नाभिक होगा जिस पर आपने न्यूट्रॉन की बमबारी कर दी, इन पर बौछार कर दी, तो वो 2 पार्ट में टूट जाएगा। अब जाहिर सी बात है, कोई एक बड़ी चीज़ टूटेगी तो 2 छोटी चीज़ ही बनेगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस में वो 2 छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स बनते हैं, 2 छोटे नए परमाणु बनते हैं और साथ साथ क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा निकलती है। इस पूरे प्रोसेस को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब यूरेनियम 235 परमाणुओं पर धीमे न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम 235 का भारी नाभिक 2 भागों में टूट जाता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो देखिए, यूरेनियम 235 का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यूरेनियम 235 इसका मास होता है। देखिए, यूरेनियम जो है उसका एक 235 आइसोटॉप्स है, एक 238 आइसोटॉप्स है और एक 239 आइसोटॉप्स है। इसमें से 235 और 239 जो एक तरह से नेचर में बहुत अमाउंट में मिलते हैं, 238 भी अमाउंट में मिलता है, लेकिन 235 सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इसी को न्यूक्लियर फिजन में यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 235 जिसका परमाणु क्रमांक 92 और द्रव्यमान संख्या 235 है, इस पर जब एक न्यूट्रॉन टकराता है तो क्या होगा, ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, 2 छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, जिसमें से एक बनता है बेरियम और दूसरा बनता है क्रिप्टॉन। तो बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 56 है,
एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 56 है और जो परमाणु भार है वो 144 है, द्रव्यमान संख्या 144 है। क्रिप्टॉन में देखते हैं परमाणु जो क्रमांक है वो 36 है और क्रिप्टॉन का जो द्रव्यमान संख्या है वो 89 है, 89 है। और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और निकलते हैं और साथ में एनर्जी निकलती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जो लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एक और बात है फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पे बेरियम के साथ 144 लिखा हुआ है, क्रिप्टॉन का द्रव्यमान संख्या 89 लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मतलब किसी बुक में आपको थोड़ा अलग भी मिल सकता है, कहीं और से अगर आप करेंगे तो बेरियम का है, देखिए परमाणु क्रमांक तो बदलने वाला नहीं, ये तो 56 ही रहेगा, लेकिन जो बेरियम का एटॉमिक मास है, द्रव्यमान संख्या है, वो 141 से लेकर 144 के बीच मिल सकती है। इसी तरह से उसके अकॉर्डिंग जो क्रिप्टॉन है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 36 ही रहेगा, लेकिन इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो 89 से लेकर 92 तक आपको मिल सकती है। अगर आप बेरियम को कम करोगे तो क्रिप्टॉन का बढ़ जाएगा और अगर आप बेरियम को ज़्यादा करोगे तो क्रिप्टॉन का कम हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ में चलेंगे। कुल मिला के जो परमाणु द्रव्यमान होगा 235 और एक न्यूट्रॉन के साथ 236, ये बराबर ही रहने वाला है 3 न्यूट्रॉन के साथ में। तो इसलिए मैंने ये क्लियर कर दिया, क्योंकि हो सकता है किसी बुक में ये थोड़ा सा अलग लिखा हुआ हो, तो आपको कोई इसमें चेंजेस अगर दिखें तो आप ये ना समझें कि ये रिएक्शन गलत है या फिर वो रिएक्शन गलत है। दोनों ही रिएक्शन सही है, ये थोड़ा सा मास में हो जाता है। क्योंकि देखिए ये जो बड़े तत्व होते हैं जैसे 56 हो गया, 36 हो गया, इनके रेडियो एक्टिव्स या हम ये कहें कि इनके आइसोटॉप्स बहुत होते हैं, इनके जो समस्थानिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, उनमें द्रव्यमान संख्या एक एक पॉइंट में फ़र्क होकर बहुत सारे उनके समस्थानिक बन जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और परमाणु बम इसी क्रिया पर आधारित है, यानी परमाणु जो बम बनता है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित होता है। तो ये मैंने बताया कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है, जो भी इसके डाउट रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिए हैं। अब देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन जो होता है ये किस चीज़ में होता है। तो देखिए इसके लिए एक चीज़ यूज़ की जाती है, नाभिकीय रिएक्टर या फिर परमाणु रिएक्टर इसे बोलते हैं। तो परमाणु रिएक्टर एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है। देखिए विशेष प्रकार की भट्टी होती है कि जिसके अंदर ये सारी क्रिया होती है। तो इसके अंदर ये सारी क्रिया होती है, तो इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है वो देखते हैं। इसमें यूरेनियम 235 का नियंत्रित परमाणु विखंडन किया जाता है। 235 का नियंत्रित परमाणु विखंडन किया जाता है। देखिए नियंत्रित का क्या मतलब है, इसको मैं समझाता हूँ। यूरेनियम 235 जब टूटता है, एक न्यूट्रॉन की बमबारी इस पर करने से जब ये टूटता है तो आपको पता है क्रिप्टॉन बना रहा है, बेरियम बना रहा है और साथ में 3 नए न्यूट्रॉन बनते हैं, 3 नए न्यूट्रॉन भी बनते हैं। और ये जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये जो 3 नए न्यूट्रॉन हैं, ये और ज़्यादा यूरेनियम 235 पर टूट पड़ते हैं। यूरेनियम 235 पर टूट पड़ते हैं, फिर ये आगे जुड़ जाएगा, आगे रिएक्शन चल जाएगी। तो इसे हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन जो है अनियंत्रित हो सकती है, तो इस रिएक्शन को हम नियंत्रित करते हैं इन 3 न्यूट्रॉन को हटाकर, इन 3 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कराकर किसी चीज़ से इन न्यूट्रॉन को हटा लेते हैं और इसके कारण ये रिएक्शन नियंत्रित हो जाती है। तो परमाणु रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 235 की जो रिएक्शन होती है वो नियंत्रित तरीके से की जाती है। तो रिएक्टरों में कैडमियम और बोरॉन की छड़ न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में कार्य करती है। अब देखिए न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब अगर हम कर लें किससे, कैडमियम और बोरॉन की छड़ों से, तो ये न्यूट्रॉन का अवशोषक के रूप में कार्य करती है। और इन छड़ों को नियंत्रक छड़ें भी कहा जाता है, और इन्हीं छड़ों को नियंत्रक छड़ भी कहते हैं, अवशोषक छड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं ताकि आगे रिएक्शन ना चले, नियंत्रित हो सके, जितनी हमें चाहिए उतनी ही हो सके। अब इस रिएक्शन में भारी जल, मतलब इस परमाणु रिएक्टर में भारी जल और ग्रेफाइट का कार्य न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना है। क्योंकि देखिए जो न्यूट्रॉन निकलेंगे एनर्जी के साथ निकलेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी से, बहुत ज़्यादा तेज गति से। तो ग्रेफाइट और भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O, भारी जल होता है D2O। अब ये D क्या है, ये D ड्यूटीरियम से आया है। डी किससे आया है, ड्यूटीरियम से आया है। और ड्यूटीरियम क्या होता है, 1H2 हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है, तो इससे बनता है भारी जल। तो भारी जल और ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप है, तो दोनों का यूज़ करके हम न्यूट्रॉन की गति को धीमा करते हैं ताकि जो रिएक्शन है वो थोड़ी सी कंट्रोल की जा सके, न्यूट्रॉन धीमी गति से यूरेनियम 235 से टकराए। तो यूरेनियम 235 या फिर यूरेनियम 239 भी इसमें यूज़ करते हैं ईंधन के रूप में। ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर में 235 और 239 दोनों का यूज़ कर सकते हैं ईंधन के रूप में। तो ये सभी चीज़ें मैंने बताई। तो परमाणु रिएक्टर में क्या होता है, यूरेनियम 235 का नियंत्रित परमाणु विखंडन किया जाता है और इसमें कैडमियम और बोरॉन की छड़ें न्यूट्रॉन अवशोषक के रूप में कार्य करती है, नियंत्रक छड़ों के रूप में कार्य करती है। भारी जल और ग्रेफाइट न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने का काम करते हैं और यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239 को ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये जो चीज़ होती है सारा का सारा नाभिकीय विखंडन से रिलेटेड है। अब चलते हैं आगे। तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया आती है। तो नाभिकीय संलयन क्या होता है, संलयन का मतलब होता है जुड़ना। संलयन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जब चीज़ें जुड़ जाती हैं, अब जाहिर सी बात है चीज़ें कब जुड़ेंगी, जब वो हल्की होंगी और जुड़कर एक बड़ी चीज़ बनाएंगी।
तो नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो नाभिकीय संलयन क्या है कि एक प्रक्रिया जिसमें जो हल्के नाभिक, दो छोटे नाभिक जुड़ के एक भारी नाभिक बनाते हैं, बड़ा नाभिक बनाते हैं। परमाणु संलयन में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है क्योंकि उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान से कम होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें जो एनर्जी निकलती है वो कहाँ से निकलती है कि जो उत्पाद बनते हैं उनका द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान से कम होता है। अब जो द्रव्यमान कम होता है वही किस में बदल जाता है, ऊर्जा में बदल जाता है। E = mc² रिएक्शन के थ्रू। ये जो आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य रिएक्शन है, इसके थ्रू जो द्रव्यमान होता है वो हम निकाल सकते हैं कि ऊर्जा में बदल गया। तो जो भी इसमें डिफरेंस आता है द्रव्यमान का, वही ऊर्जा में बदल जाता है, वही ऊर्जा हमें मिल जाती है। तो संलयन अभिक्रियाएं सामान्य ताप पर नहीं होती क्योंकि नाभिक एक दूसरे के पीछे हटाते हैं। देखिए, जब दो नाभिक आपस में टकराएंगे तो नाभिक का जो चार्ज है, जो आवेश है, वो समान है। अब समान आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, पीछे हटाएगा। तो सामान्य ताप पर ये रिएक्शन नहीं होती। संलयन अभिक्रियाएं बहुत उच्च तापमान, लगभग 1 मिलियन डिग्री, या फिर मैं कहूँ 10 की घात 7 से 10 की घात 8 कोटि डिग्री सेल्सियस का तापमान इसमें हमें चाहिए होता है। ठीक है, 10 की घात 7 से लेकर 10 की घात 8 डिग्री सेल्सियस का तापमान हमें चाहिए होता है। 1 मिलियन डिग्री के लगभग तापमान पर यह अभिक्रियाएं होती हैं। अब ऐसा तापमान आप किसी चीज़ से तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, किसी नॉर्मल रिएक्शन से तो प्रोड्यूस हो नहीं सकता। तो ऐसा तापमान पहले परमाणु विखंडन द्वारा निर्मित किया जाता है। तो नाभिकीय संलयन की रिएक्शन कराने के लिए पहले परमाणु विखंडन की क्रिया कराई जाती है, जिससे तापमान होता है, और फिर नाभिकीय संलयन की क्रिया उसके द्वारा कराई जाती है। एक बार फ्यूजन शुरू होने के बाद बाहर से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अभिक्रिया में जारी ऊर्जा संलयन अभिक्रिया को अपने आप आगे बढ़ाती रहती है। और एक बार अगर ये ऊर्जा शुरू हो गई, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन की ये जो रिएक्शन है, अभिक्रिया है, वो एक बार शुरू हो जाती है, तो फिर हमें बार बार उसमें ऊर्जा देने की जरूरत नहीं होती। वो एक बार शुरू हो जाती है तो वो चलती रहती है, क्योंकि रिएक्शन में इतनी एनर्जी बनती है, वो उसी को यूज़ करती है और रिएक्शन चलती रहती है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो नाभिकीय संलयन के उदाहरण देखिए, एक एग्जाम्पल भी हो सकता है, मल्टीपल भी आप समझ सकते हैं, सारे मिलाकर भी एक समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी छोटी रिएक्शन से हम 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे, और मान लीजिए वो रिएक्शन अगर साथ में मिला दे तो एक एग्जाम्पल भी हो सकता है। तो ड्यूटेरियम के 2 नाभिकों का संलयन हीलियम-3 के एक नाभिक का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को शुरू करने के लिए उच्च तापमान लगभग 1 मिलियन की आवश्यकता होती है। तो ये कह रहे हैं ड्यूटेरियम, जो कि हमने अभी पढ़ा था। क्या होता है ड्यूटेरियम? आइसोटॉप्स होता है, किसका? हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होता है। तो ये 2 आइसोटॉप्स आपस में जुड़ के हीलियम का एक आइसोटॉप बनाते हैं। देखिए, हीलियम का जो होता है जनरली वो होता है 2He4, लेकिन यहाँ कौन सा बना? 2He3, जो कि हीलियम का भी एक आइसोटॉप है, ये बनता है। तो इस रिएक्शन में एक न्यूट्रॉन भी बनता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। 3.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसमें निकलती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल हुई? नाभिकीय संलयन का, क्योंकि 2 छोटे ड्यूटेरियम आपस में जुड़ के, 2 छोटे ड्यूटेरियम आपस में जुड़ के एक हीलियम बना रहे हैं, जो कि इनसे तो बड़ा है। तो इस प्रोसेस को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ड्यूटेरियम और हीलियम-3 के नाभिक संलयन से नाभिक हीलियम-4 का उत्पादन होता है। अब देखिए, हो सकता है कि ड्यूटेरियम और हीलियम आपस में रिएक्ट कर ले, हीलियम-3 आपस में रिएक्ट कर ले। तो ड्यूटेरियम और हीलियम-3 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? हीलियम-4 का नाभिक बनाते हैं, और इसमें भी एक प्रोटॉन और साथ में निकलता है, और साथ में एनर्जी निकलती है 18.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 18.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलती है। तो इस रिएक्शन में भी हम कह सकते हैं कि जो 2 छोटे हमारे नाभिक थे, उन्होंने आपस में जुड़ के एक बड़ा नाभिक बना लिया, बड़ा नाभिक हीलियम तैयार कर लिया। तो ये भी नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। अब देखिए, एक और आता है। ड्यूटेरियम के 2 नाभिकों का संलयन ट्राइट्रियम के एक नाभिक का निर्माण करता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये देखिए, 1H2 ड्यूटेरियम है, ये भी 1H2 ड्यूटेरियम है। अब 2 ड्यूटेरियम आपस में जुड़ गए, और जुड़कर इन्होंने ट्राइट्रियम का एक नाभिक बनाया, और साथ में एक छोटा प्रोटॉन बनाया, और इसमें भी एनर्जी निकलती है 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक रिएक्शन है, ये भी इसका एग्जाम्पल है नाभिकीय संलयन का। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आता है कि ट्राइट्रियम और ड्यूटेरियम के नाभिकों का संलयन हीलियम-4 में होता है। अब ट्राइट्रियम जो इससे ऊपर वाली रिएक्शन में बना वो, और ड्यूटेरियम हमने उसके साथ में ले लिया, दोनों आपस में जुड़ के हीलियम भी बना सकते हैं। एक न्यूट्रॉन निकालते हैं, और साथ में इसमें एनर्जी निकलती है 17.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो 2 नाभिक आपस में जुड़कर जब एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, तो वो रिएक्शन नाभिकीय संलयन की होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। तो ये जो प्रोसेस था, ये था नाभिकीय संलयन का। अब देखते हैं, अगला एक टॉपिक आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब एनर्जी ऑफ सन, कि सन की जो एनर्जी है वो कैसे मिलती है। देखिए, सन की जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है नाभिकीय संलयन रिएक्शन से। किससे? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है कि जो सूर्य होता है, सूरज जो होता है, उसके ऊपर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसके कारण
में से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। हमने अभी पढ़ा नाभिकीय संलयन में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। सेम चीज़ सूर्य के ऊपर होती है। तो सूर्य के तापमान लगभग 1.5 गुना 10⁷ केल्विन, अभी मैंने बताया था ना 10⁷ कोटि में अगर होंगी तो ये रिएक्शन हो जाएंगी। तो इतने तापमान पर हीलियम 4 के नाभिक बनाने के लिए 3 चरणों में 4 प्रोटॉनों का संलयन होता है। 4 प्रोटॉन 3 चरणों में 3 स्टेप में आपस में जुड़ते हैं और यह पूर्ण प्रतिक्रिया बहुत अधिक ऊर्जा पैदा करती है। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि 4 प्रोटॉन 3 स्टेप में आपस में जुड़ते हैं और हीलियम बनाते हैं, हीलियम का एक पार्टिकल बनाते हैं और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। एनर्जी देख लीजिए 27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब की एनर्जी निकलती है और यही सूर्य की गर्मी को बनाए रखती है और यही गर्मी है जो सूर्य हम तक रेडिएट करता है। रेडिएट मतलब विकिरण के द्वारा हम तक पहुँचाता है। इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भी बनता है और गामा रेज भी बनती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि गामा रेज क्या होती है भाई, जहाँ से एनर्जी बनेगी, जहाँ से लाइट एनर्जी बनेगी वहाँ पे गामा रेज तो निकलती ही है। तो ये होती है सूर्य की ऊर्जा का समीकरण। तो सिंपल सा है कि 4 प्रोटॉन आपस में जुड़ रहे हैं, एक हीलियम बना रहे हैं और साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकाल रहे हैं। यह अभिक्रिया एनर्जी ऑफ सन की है। अब एक टॉपिक आता है कृत्रिम रेडियोधर्मिता। देखिए जो रेडियोधर्मिता टॉपिक था वो हमने पार्ट 2 में क्लियर करा था, लेकिन ये जो टॉपिक है ये इसका लास्ट है, तो इसी में हम क्लियर करने वाले हैं। तो इसकी खोज 1934 में क्यूरी और जूलियट ने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? क्यूरी और जूलियट ने। वह प्रक्रिया जिसमें एक स्थिर तत्व कृत्रिम क्षय कराने पर रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्पादन करता है, कृत्रिम रेडियोधर्मिता कहलाती है। तो इसमें क्या होता है कि स्टेबल तत्व लेकर के उस पर हम अल्फा बीटा की रिएक्शन करा करके रेडियोधर्मित पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे हम कहते हैं कृत्रिम रेडियोधर्मिता। तो कृत्रिम क्षय द्वारा हम स्थायी तत्व को दूसरे नए तत्व में बदल सकते हैं। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि हम कृत्रिम क्षय द्वारा यानी कि हीलियम इसमें हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल्स की रिएक्शन से और बीटा पार्टिकल्स की रिएक्शन से या तो ऐड करके या इनको हटा करके इस तरह से हम नया तत्व बना सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम 27Al13, जो कि एल्यूमिनियम है और ये स्टेबल होता है, स्थिर होता है, यानी कि बिना रेडियो एक्टिव है। इस पर हीलियम की रिएक्शन से हमें मिलता है एक फास्फोरस का आइसोटॉप, फास्फोरस का 30 आइसोटॉप मिलता है। देखिए P30 जो है फास्फोरस का आइसोटॉप है, क्योंकि फास्फोरस का एग्जैक्टली जो होता है वो 31 होता है। तो ये एक इसका रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? इस रिएक्शन को हम कहेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन। ओके, क्योंकि इसमें हम कृत्रिम रूप से एक नया रेडियो एक्टिव तत्व बना रहे हैं और साथ में इसमें एक न्यूट्रॉन भी निकलता है। तो अब इसी नए तत्व से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एक बीटा कण निकाल के हम सिलिकॉन भी बना सकते हैं। सिलिकॉन का देखिए क्या होता है, सिलिकॉन का 14 और 28 होता है। तो इसमें क्या बना, 30 बना। तो ये भी एक आइसोटॉप है जिसमें से एक बीटा कण निकल गया, एक बीटा पार्टिकल निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक स्थायी तत्व से नए तत्व का निर्माण कर सकते हैं कृत्रिम रेडियोधर्मिता द्वारा। देखिए इसमें क्या हुआ कि पहले वाले में तो हमने अल्फा पार्टिकल जोड़ा और बाद में उसमें से अल्फा बीटा पार्टिकल निकाल लिया। हम ऐसा भी कर सकते थे कि बीटा पार्टिकल जोड़ सकते थे, तब कुछ और बनता और बाद में अल्फा पार्टिकल निकाल लेते, उस समय कुछ और मिलता। तो ये प्रोसेस होता है कृत्रिम रेडियोधर्मिता का। तो इस वीडियो में यहीं तक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही हमारा जो परमाणुीय एवं नाभिकीय भौतिकी का जो ये पार्ट है वो होता है समाप्त। और अगली वीडियो हमारे चैनल पर जो अपलोड होगी वो बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगी। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर हमारे साथ, और यूपीटीजीटी का आपका पूरा सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।